जय हिंद आप सभी को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मेरा नाम है अमित राय और उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 9534 भर्ती आई थी उसमें मेरी 26वीं रैंक आई थी। और आप लोग के समय में जो 2025 चल रहा है उसमें 4543 भर्ती आई है। कंपटीशन दोगुना हो गया है। हम लोग के समय में 12 लाख फार्म पड़े थे, आप लोग के समय में 20 लाख फार्म पड़ेंगे और भर्ती आधी हो गई है। तो आप लोग को कैसे स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है यह तो मैं बताऊंगा भी, और यह भी बताऊंगा कि किस टॉपिक में आप लोग को कितना पढ़ना है। बिल्कुल डूब नहीं जाना है। दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो दरोगा के हिसाब से ही आप पढ़िए, ठीक है भैया, क्योंकि समय बहुत कम है। और एक टॉपिक पर अगर आप लोग रिसर्च करने लगेंगे, पीएचडी करने लगेंगे, तो हो सकता है कि आप लोग प्रोफेसर बन जाएं, दरोगा ना बन पाए, जो कि मेरा मानना है। सबसे पहले आप लोग को फोकस करना है 3 सब्जेक्ट पर, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। यह 120 क्वेश्चन का आएगा और इसमें कम से कम आप लोग का 114 क्वेश्चन तो सही होना ही चाहिए। और अगर नहीं सही हो रहा तो कम से कम 110 क्वेश्चन तो आप लोग के कम से कम सही होने चाहिए। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा है पॉलिटी। पॉलिटी से आप लोग जान रहे हैं कि जीके जीएस के 40 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन सिर्फ इसी में से पूछे जाते हैं। तो हम लोग को पॉलिटी ऐसे तैयार करनी है कि ना ज़्यादा इजी पढ़ना है ना एकदम ज़्यादा हार्ड पढ़ना है। आप लोग 2017 का पेपर उठा करके देख लीजिएगा, यूपीएसआई के इतिहास का सबसे मजबूत पेपर था। और हो सकता है कि वैसा पेपर आप लोग का बने या ना बने, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं, पर जिसको तैयारी करनी है वो 2017 का पेपर से ही तैयारी करे, वो बेस्ट पेपर है, ठीक है भैया। तो आप लोग के लिए मैंने पहली जो संविधान की क्लास पढ़ाई थी, पॉलिटी की क्लास पढ़ाई थी, वो संविधान सभा थी। और दूसरी क्लास आज की है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई यूट्यूब पर 3 घंटे की वीडियो बनाया है, कोई 4 घंटे की वीडियो बनाया है, तो उतना पढ़ने से क्या फ़ायदा, उतना चीज़ समझ में भी तो आनी चाहिए। ये ज़रूरी थोड़े है कि आप लोग एक सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लोगे तो बाकी सब्जेक्ट आपका कैसे क्लियर होगा। हर सब्जेक्ट को उतना ही पढ़ना है जितना कि वो आए, ठीक है। तो आज हम लोग ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं प्रस्तावना को। तो सबसे पहले हम लोग नाम लेंगे बजरंगबली का, और जो सब्जेक्ट जो चीज़ आप लोग को मैं बताऊँगा वो चीज़ आप लोग जरूर रट जाइएगा, क्योंकि परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन उठा करके आप लोगों से पूछेगा। या तो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित करते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे, पर यूपीएसआई में आप लोग को कैसे क्वेश्चन बना करके पूछेगा, मैं बस इतना ही आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग से कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्भव कैसे हुआ। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्भव हुआ था उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव आप लोग जान ही रहे हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। जब वो पास हो गया 22 जनवरी 1947 को, तो उसे ही बाद में प्रस्तावना कहा गया, ठीक है। तो आप लोग से पूछेगा कि संविधान की प्रस्तावना का उद्भव कहाँ से हुआ था, तो उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आप लोग किताब निकाल करके, कॉपी निकाल करके नोट कर लीजिए, यही सब सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। दूसरा पूछा जाएगा कि तत्व, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके तत्व कौन से हैं। तत्व मतलब किससे मिलकर के वो बनी है। या तो यही पूछ सकता है कि संविधान के तत्व कौन से हैं। पूरे संविधान को अधिकार देने का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। मतलब संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग से। कैसे मिलती है, जब हम लोग मानते हैं, जैसे कहा गया है ना कि मानो तो गंगा ना मानो तो बहता पानी है। तो संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, हम भारत के लोग से, ठीक है। अब पूछेगा कि राज्य की प्रकृति। संविधान में आप लोग बार बार राज्य 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 पढ़ रहे हैं, तो राज्य का मतलब होता है कि भारतवर्ष, मतलब हमारा देश भारत। यह राज्य का मतलब यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश, राज्य का मतलब है कि भारत, यह भारत की बात की जा रही है। तो राज्य की प्रकृति क्या होगी, तो आप लोगों से यह क्वेश्चन बनाएगा प्रस्तावना में कि जो राज्य की प्रकृति है वह कितने प्रकार की है, ठीक है भैया। तो कितने प्रकार की है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और यह गणराज्य। 1, 2, 3, 4 और 5। राज्य की प्रकृति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है। अब ये देखिए, अब इन शब्दों का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि अपना निर्णय स्वयं लेना, किसी पर आश्रित ना होना। मतलब अगर भारत में कोई भी काम होना है तो भारत स्वयं अपना निर्णय लेगा, ये नहीं कि दूसरे देश से पूछने जा रहे हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको दे दूं। मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया रहते हैं ना, वो अपने पिताजी से कहते हैं कि हमको एक बार मिर्ज़ापुर रन करने का मौका दीजिए, आपको प्राउड फील होगा। क्योंकि जब वो गद्दी पर बैठ जाएंगे तो अपने सारे निर्णय स्वयं लेंगे। तो यही होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब, कि अपना निर्णय स्वयं लेना। दूसरा शब्द आ गया समाजवादी। अब आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, ये समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, यह संविधान के जो मूल प्रति थे उसमें नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। ठीक है भैया, यह क्यों जोड़ा गया था और ये 1976 में ही क्यों जोड़ा गया, इसकी भी लंबी कहानी है, जब मैं आप लोग को आगे बता दूंगा। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए, यह समाजवादी शब्द का मतलब क्या है। देखिए भैया, समाजवादी शब्द का मतलब यही है कि जो देश के संपूर्ण संसाधन होंगे उस पर कंट्रोल किसका होगा? राज्य का होगा। ठीक है भैया, और राज्य इसको वितरित करने में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। अब यह पूछेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि यह जो समाजवादी शब्द है यह किसकी अवधारणा से अभिप्रेरित है? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की अवधारणा से अभिप्रेरित है। और यह जो समाजवादी शब्द भारत के संविधान में यूज किया गया है, यह लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। और एक समाजवाद और होता है साम्यवादी समाजवाद। वह साम्यवादी समाजवाद और इस लोकतंत्रात्मक समाजवाद में यह अंतर होता है कि जो साम्यवादी समाजवाद होता है वह जो संसाधन होते हैं देश में ना, उस पर राज्य का कंट्रोल बहुत ही कठोर होता है। पर जो लोकतंत्रात्मक समाजवाद होता है उसमें राज्य का कंट्रोल साम्यवाद की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। तो समाजवादी का मतलब आप लोग समझ गए ना, कि संपूर्ण संसाधन पर कंट्रोल हमारे राज्य का रहेगा। राज्य का मतलब भारत का रहेगा। ठीक है, अब आ गए हम लोग पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब यह होता है कि भारत का कोई अपना विशेष धर्म तो नहीं होगा, लेकिन वह सब धर्मों को सपोर्ट करेगा। मतलब आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकता है। आप लोग देखते होंगे किसी मंदिर में हुआ या मदरसा में हुआ, वहाँ राज्य का हस्तक्षेप रहता है, सपोर्ट करते हैं हर धर्म को। तो वह क्यों करते हैं? क्योंकि पंथ निरपेक्ष में राज्य धर्म को सपोर्ट करता है, लेकिन उसका कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं होता है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है कि वह बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ में। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब है निगेटिव और पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि पॉजिटिव, धर्म को सपोर्ट करेगा। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यह हो गया। अब लोकतंत्रात्मक का मतलब कि जो भी सरकार चुनी जाएगी वह भारत के लोगों के पसंद के हिसाब से चुनी जाएंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव होता है, लोकतंत्र है, मतलब कि कोई भी किसी को भी चुन सकता है। ठीक है, और इसका मतलब यह हो गया। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब यह होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, मतलब कि जो सबसे बड़ा पद होगा भारत के राज्य का, यानी कि राष्ट्रपति, वह चुनाव से ही होगा, वंशानुक्रम में नहीं होगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ब्रिटेन के जो राजा हैं उनका क्या है, उनका यही ना है कि वहाँ पर आज भी राजा महाराजा चलते हैं और वही हेड ऑफ स्टेट होते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, जो भी चुना जाएगा वह चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा। ठीक है, आइए आप लोग को मैं क्लियर करा देता हूँ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप लोग जान गए होंगे कि अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। समाजवादी का मतलब क्या हो गया कि राज्य का कंट्रोल होगा समस्त संसाधनों पर। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि किसी भी धर्म का सपोर्ट करेगा, लेकिन उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या हो गया
कि हम लोग किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, जो भी चुना जाएगा वह चुनाव से ही चुना जाएगा, मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा। लोकतंत्र का मतलब यही ना हुआ। और गणराज्य का मतलब यह हो गया कि जो भी हमारा हेड ऑफ स्टेट होगा वह चुनाव के जरिए चुना जाएगा, वो वंशानुक्रम नहीं होगा जैसे कि ब्रिटेन में होता है। यह पांचों शब्दों का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रस्तावना में उद्देश्य 4 प्रकार के हैं, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है। उद्देश्य कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे और आप लोग को यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है भैया। न्याय कितने प्रकार के हैं? अब देखिए आप लोग की प्रस्तावना में लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय। न्याय 3 प्रकार के हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। ठीक है भैया। सामाजिक का मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक का मतलब कि जो संसाधन होंगे उसका किसी एक के पास केंद्रीकरण नहीं होने देंगे, जो भी वितरित होगा, मतलब जो संसाधन का वितरण होगा, मतलब बांटा जाएगा, वह सबको समान रूप से बांटा जाएगा। राजनीतिक न्याय का मतलब कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। पहले क्या होता था कि कोई भी किसी को वोट नहीं दे सकता था, कुछ विशेष समुदाय ही वोट दे सकते थे। लेकिन अब जब यह संविधान हमारा बन गया है तो इसमें यह चीज दर्शाया गया है कि हमारा जो राज्य होगा वह 3 प्रकार के न्याय देगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ठीक है भैया। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो शब्द लिखा हुआ है वो प्रस्तावना में तो है, लेकिन वह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो आप लोग यह क्वेश्चन बताइएगा कि वह कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, यह आप लोग जरूर बता दीजिएगा। अब आपका यह चीज हो गया, उद्देश्य हम लोग पता लग गया, न्याय पता लग गया। अब देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। जो न्याय के बारे में है वो डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में दिया गया है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? देखिए अब आप लोग पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना से आपको बताऊंगा। देखिए, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। अब देखिए ये आपके संविधान के किस किस अनुच्छेदों में मिलेंगे, वह चीज आप लोग देखिएगा जरूर। आप लोग से पूछेगा कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है। विचार मतलब प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। देखिए 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना। ठीक है ना भैया। इन सब चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में दिया गया है ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखिए विश्वास और धर्म और उपासना, यह कहाँ दिया गया है? यह दिया गया है आर्टिकल 25 से लेकर के 28 में, आप लोग के मौलिक अधिकार में दिया गया है। यह जो मैं चीज बता रहा हूं इन सब चीजों को आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। मैं तो आप लोग को बस एक मोटा मोटा खाका बता दे रहा हूं इसके बारे में, पर आप लोग एक बार बुक से भी इस चीजों को पढ़ जरूर लीजिएगा। जो जो मैं आर्टिकल आप लोग को बता रहा हूँ 25 से लेकर के 28 तक का आप लोग आर्टिकल भैया जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? आर्टिकल 19 में। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? 25 से लेकर के 28 में। ठीक है, यह आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग समानता। समानता का मौलिक अधिकार जो आप लोग को दिया गया है 14 से लेकर के 18 तक। अब देखिए आपके प्रस्तावना में भी ये दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए प्रतिष्ठा और अवसर, यह आप लोग के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में बताया गया है कि आर्टिकल 15 में क्या दिया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पर आप लोग के साथ कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया, तो वह यहीं पर दिया गया है। तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक क्या दिया गया है आप लोगों का?
प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, मतलब समानता का अधिकार। ठीक है भैया। प्रतिष्ठा क्या हो गई? अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पहले क्या होता था, अंग्रेज लड़वाते थे और आप लोगों को कह दिए ना कि किसी को उपाधि दे दिए, राजा महाराजा अधिराजा, जो दूसरा समुदाय है वो सोचता था कि अरे इनको अंग्रेज उपाधि दे दी तो ये हमसे श्रेष्ठ हो गए। तो यही है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों का अंत। तो यह सब सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। अब आ गई बंधुता। तो सारा चीज आप लोग को देखिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, राज्य दे रहा है। तो यह बंधुता जो शब्द है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। यह आप लोग को किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा? 51 का में। तो 51 का आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है भैया, यह आप लोग का कर्तव्य हो गया। 51 क्या क्या होता है? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों को जो होते हैं, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो आपके द्वारा किए जाते हैं। मतलब आपका देश के प्रति क्या व्यवहार रहेगा और क्या आचरण रहना चाहिए, वह 51 का में बताया गया है। इतना चीज आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, इतना मैंने बताया आप लोगों को। अब देखिए कि किसने प्रस्तावनाओं को क्या क्या कहा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। अब आप लोग को मैं याद करा दे रहा हूं, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। संविधान को किसने बनाया था? अंबेडकर साहब ने बनाया था। तो जो संविधान को बनाएगा वही ना उसका परिचय देगा। जो संविधान को बनाया वो उसका परिचय दिया। मतलब प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा था? अंबेडकर साहब ने परिचय पत्र दिया। मतलब जो संविधान को बनाया है वही उसका परिचय देगा। तो अंबेडकर साहब ने है। नेहरू साहब का क्या है? यह प्रस्ताव राष्ट्र के भविष्य की नींव है। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो जिसने उद्देश्य प्रस्ताव रखा तो प्रस्तावना की नींव किसने रखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो नींव कौन दिया है? नेहरू साहब ने। नेहरू नींव, इससे भी हो सकता है। और जिसने प्रस्ताव रखा उसी ने प्रस्तावनाओं की नींव डाली। तो नींव कौन डाले थे? नेहरू साहब डाले थे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कही थी? संविधान का अभिन्न अंग है। यह केशवानंद भारती केस में कहा था, 1973 में कहा था। ठीक है, अभिन्न अंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यह तो याद हो जाएगा। MN पालकीवाला। ठीक है भैया, MN पालकीवाला जो थे, इन्होंने जो अपने तर्क पेश किए थे केशवानंद भारती केस में, और इन्हीं की आप लोग महत्ता बताइए, या एक बहुत ही अच्छे वकील थे जिन्होंने केशवानंद भारती केस को लड़ा था। ठीक है भैया। और यह जो आप लोग सारी चीजें देख रहे हैं कि संविधान के मूल संरचना में परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो यह इन्हीं का देन है। इन्हीं के जो तर्क थे उससे जज साहब लोग इतने प्रभावित हो गए कि यह फैसला इन्होंने दिया केशवानंद भारती केस में। ठीक है भैया। तो इन्होंने क्या कहा था पालकीवाला साहब ने कि यह संविधान का सार है। सार का मतलब सारांश है, ना सिर्फ परिचय बल्कि आदर्श भी है। तो मतलब संविधान का सारांश भी कहा था इन्होंने, परिचय तो है ही बल्कि इसका आदर्श भी है। तो यह पालकीवाला साहब ने कहा था। अब के एम मुंशी, अब देखिए मेरी बात, जो मुंशी होता है, आप लोग को ट्रिक बता रहा हूं कि जो मुंशी होता है उसी के पास सबकी कुंडली होती है कि कौन कितना काम करता है, कौन कितना काम नहीं करता है। सारी कुंडली में सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? मुंशी के पास होता है। तो के एम मुंशी साहब ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली। याद हो गया? जो मुंशी रहेगा उसके पास क्या होगी? कुंडली होगी। ठीक है भैया। अब देखिए अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था? अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था संविधान का की नोट। अब देखिए इनके नाम में क्या लिखा है? अर्न, अर्नेस्ट, अर्न लिखा है ना। तो जो अर्न क्या किया जाता है? अर्न नोट किया जाता है, मतलब नोट, पैसा। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था? की नोट है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का की नोट है। तो अर्न क्या किया जाता है? नोट किया जाता है। अब आप लोग को मैं बता दे रहा हूं, अंबेडकर साहब ने संविधान को बनाया था, तो जो संविधान को बनाएगा वही उसका परिचय देगा। तो प्रस्तावना का परिचय पत्र अंबेडकर साहब ने कहा था। नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो प्रस्तावनाओं की नींव किसने डाली थी? नेहरू साहब ने। ना से नेहरू ना से नींव, यह याद हो गया। सुप्रीम कोर्ट भाई
देखिए सर्वोपरि है, तो जब वो सर्वोपरि है तो वो अभिन्न है। तो संविधान का अभिन्न अंग किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इतना याद हो गया। पालकी वाला साहब भाई देखिए केशवानंद भारती केस को लड़े थे, काफी अच्छे से लड़े थे। तो यह क्या कहे हैं कि यह संविधान का सारांश है। सारांश भी कहा इन्होंने और यह भी कहा कि परिचय नहीं बल्कि आदर्श है। पासी जो होता है उसके पास सबका लेखा जोखा होता है। तो प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंडली है, इनके पास सारा लेखा जोखा है। तो भाई क्या है? कुंडली है। अब अर्नेस्ट बार्कर क्या कहे? संविधान का की नोट। अर्न क्या किया जाता है? नोट। हम लोग अर्न क्या करने जाते हैं? नोट अर्न करने जाते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा था कि यह संविधान का की नोट है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा आई होप। अब यह देख लीजिए, अगर आप लोग इतना देर से जुड़े हुए हैं, कि प्रस्तावना से संबंधित प्रमुख वाद। देखिए ये वाद क्या होते हैं। तो जो हमारी कोर्ट होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसके पास समय समय पर मामले आते जाते हैं। तो जब मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं है कि जज साहब का आज मूड ये है तो ये निर्णय दे देंगे, और अगर मूड खराब है तो यह निर्णय दे देंगे। जो भी जज साहब लोग बैठते हैं वो संविधान के अकॉर्डिंग और जो लॉ बनते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, उस मामले को समझते हैं, तब निर्णय देते हैं। तो जो निर्णय उन लोग का आता है ना, वही बाद में संविधान में एक अनुच्छेद है 129 अभिलेखों के रूप में वह संकलित कर लिया जाता है। तो वही बाद में बताया जाता है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या की जाती है संविधान के बारे में। तो इन सारे केस लॉ का मतलब यही हुआ कि जब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया है, और इन सारे मामलों के बारे में बता दे रहा हूं, तो उसमें इन्होंने संविधान के बारे में क्या कहा है, यानी कि प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है। ठीक है। सबसे पहले केस ये आया था बेरूबारी यूनियन केस 1960। इसका मतलब यही था कि 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बेरूबारी नाम की जगह पश्चिम बंगाल में थी, जिसको बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ पाकिस्तान को देने के लिए। ठीक है। तो वह वाद गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैं प्रस्तावना के बारे में बता रहा हूं कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। बेरूबारी केस के मामले में क्या कहा कि संविधान का हिस्सा नहीं है प्रस्तावना। जब हिस्सा नहीं है तो संशोधन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 368 में दिया गया है कि हम लोग संविधान के भागों में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है भैया। तो जब भागी नहीं है तो संशोधन कैसे करेंगे। तो बेरूबारी का केस यह था कि बेरूबारी नाम की जमीन थी, उसको पाकिस्तान को देना था। तो उसी के बारे में जो मामला गया था वह सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है। अब यह है केशवानंद भारती केस वर्सेस केरला। केशवानंद भारती साहब कासरगोड की केसरगोड नाम का जिला था, वहाँ एक मठ था, हिंदू मठ था। तो केरल सरकार एक कानून लाई जहाँ से उनकी संपत्ति पर सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा था। तो ये केशवानंद भारती साहब केस कर दिए अपनी जमीन को बचाने के लिए। आप लोग जान ही रहे हैं कि पहले अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार में जल्दी जो मौलिक अधिकार है वो तो राज्य को देना ही, आप लोग को प्राकृतिक प्रदत्त होता है। तो यह मामला जब फंस गया तो 13 जजों की बेंच ने यह मामला सुना। उसमें से 7-6 से यह फैसला आया, प्रस्तावना के प्रॉस्पेक्टस में बता रहा हूं, कि संविधान का संशोधन हो सकता है और प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न भाग है, जैसे कि अन्य भाग है। जैसे कि अन्य भाग हैं वैसे यह भी संविधान का अभिन्न भाग है और इसमें भी संशोधन हो सकता है। तो इंदिरा गांधी सोची, ओ जब इसमें संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, तो लाओ हम संशोधन कर देते हैं। तो यही 42वां संविधान संशोधन उन्होंने किया था। यही 42वां संविधान संशोधन उन्होंने किया था। तो उन्होंने 3 शब्दों को जोड़ा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है भैया। यह आप लोग आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, यह इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975 क्या था। यह केस ऐसा था जिसकी वजह से भारत में आपातकाल लगा 25 जून 1975 को। और मामला यह था कि 1971 में इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, वह जीत गई।
उसके बाद राजनारायण जी ने इनके ऊपर हाई कोर्ट में केस कर दिया कि यह जो चुनाव जीती हैं वो गलत तरीके से जीती हैं, सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके जीती हैं। और हाई कोर्ट ने इनके ऊपर 6 साल का प्रतिबंध लगाया इंदिरा गांधी जी के ऊपर, और यह भी कहा, प्रतिबंध यह लगाया कि चुनाव से बैन कर देंगी, ठीक है। और यह भी इनको बताया कि आपकी सदस्यता निरस्त की जाती है। तो अगर यह फैसला मान लेती इंदिरा गांधी जी तो प्रधानमंत्री नहीं रहती। इसी के आक्रोश में आकर के उन्होंने 39वां संविधान संशोधन किया और 1975 25 जून को इमरजेंसी लगा दिया, ठीक है भैया। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के महत्व को स्वीकारा तथा इसे संविधान के मूल सिद्धांतों की अभिव्यक्ति बताया। मतलब कि जो प्रस्तावना है वह भी संविधान का ही भाग है, इस केस में बताया गया। जब मैं केस ला पढ़ाऊंगा तो आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में बता दूंगा। और ये मुझे आपको बताना था, आप लोग को क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, क्लास कंटिन्यू करूं कि ना करूं यह भी आप लोग बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय करिए, एंजॉय जो ना करे एंजॉय फिर वो कैसा बॉय।